Yes, hello, hello, hello everyone. Good evening to all of you. Everyone, please confirm बेटा, am I audible, am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. गुड इवनिंग वंस अगेन. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक, वेलकम बैक. हाँ भैया, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दो जरा. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड. तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. और लास्ट क्लास में जान पहचान हो गई है. लास्ट क्लास में मेरी और आपकी जान पहचान भी हो गई है. और लोकेश बेटा, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा जो किसी भी पर्टिकुलर पीएसयू की क्या रिक्वायरमेंट है. यू हैव टू चेक फॉर दैट फॉर इंडिविजुअल पीएसयू. ठीक है लोकेश? तो व्हाट आर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स दे आर आस्किंग फॉर, यू कैन चेक. तो सभी पोस्ट की नोटिफिकेशन में मेडिकल रिक्वायरमेंट, मेडिकल स्टैंडर्ड्स मेंशन होते हैं. हर एक पीएसयू के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सम इंट्रोडक्टरी पार्ट. बिल्कुल जान पहचान करी हम लोगों ने अपने पूरे सिलेबस के साथ, सब्जेक्ट के साथ, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में रफली बेसिकली हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं. फर्स्ट चैप्टर वॉज इंट्रोडक्शन. फर्स्ट चैप्टर वॉज इंट्रोडक्शन. सेकंड चैप्टर इज गोइंग टू बी द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड. थर्ड चैप्टर जो हमारा होने वाला दैट विल बी द ट्रैफिक इंजीनियरिंग. फोर्थ चैप्टर इज गोइंग टू बी द ट्रैफिक हाईवे मटेरियल. और फिफ्थ चैप्टर जो होगा दैट इज डिजाइन ऑफ पेमेंट. आई होप वहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है. द डिस्कशन टिल द लास्ट क्लास इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा, सो दैट फिर हम लोग आगे बातचीत स्टार्ट करें. क्लियर है? चलो थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं. और इंपॉर्टेंस के पहले व्हाट शुड बी द अप्रोच टू अटेंड द लेक्चर, जो आप लोग पूछना चाह रहे थे उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही डिस्कस करना ये जरूरी है. स्टार्टिंग में ही डिस्कस करना जरूरी है. तो मेरे बारे में जान पहचान आपकी हो चुकी है. फॉर दोज हु आर न्यू, आई एम क्षितिज सचान. बेस्ट गेट रैंक की अगर बात करें तो दैट इज AIR 30. सब्जेक्ट जो मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और सर्वेइंग की हम लोग बातचीत करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे. सो लेट्स मूव फर्दर. देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है व्हाट शुड बी द अप्रोच. व्हाट शुड बी द अप्रोच टू अटेंड द क्लास. अगर आप सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या? मैंने तो कॉलेज में एक बार पढ़ा था, जब मैं कॉलेज थर्ड ईयर में था तब मैंने सब्जेक्ट को पढ़ रखा है. फर्स्ट टाइम इन द सेंस फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मोर प्रिसाइजली अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लाइक गेट, ESC, स्टेट, AE और JEE एग्जाम, और दिस इज नॉट फॉर ओनली दिस सब्जेक्ट. हम लोग बातचीत कर रहे हैं इन जनरल किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए. तो दिस इज द अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी. सो देखो जरा ध्यान से. तो अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड होकर फर्स्ट टाइम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, पूरी और पूरी रिकमेंडेशन है कि आप क्लास को लाइव क्लास अटेंड करिए. ऑलवेज ट्राई टू अटेंड द लाइव क्लास. सर लाइव क्लास अटेंड करने से होता क्या है ना सर, फॉर एग्जांपल 2 घंटे की क्लास है, अब पूरे 2 घंटे तो इफेक्टिव नहीं होते हैं. सर मान लीजिए 10 से 15 मिनट का ऐसा डिस्कशन था जो एकेडमिक नहीं था, तो हम लोग क्या करते हैं सर, रिकॉर्डेड में देख लेते हैं और अपने 15 मिनट सेव कर लेते हैं. बहुत अच्छी बात है, 15 मिनट तो आपने सेव कर लिए, बट हर चीज का एक प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, इसको भी समझिए. ये जो जब आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं तो यू विल फील मोर कनेक्टेड. अभी आपको क्लास करते समय, अभी आपको टॉपिक करते अटेंड करते समय ऐसा फील हो रहा है कि यस ये बातें डायरेक्टली मेरे से हो रही हैं. यस और नो? तो प्रोसेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर किसी भी चीज की लर्निंग में. सर ये प्रोसेस का रोल क्या है, एक बार मुझे ये समझा दीजिए, और कोई ऐसा एग्जाम्पल दे के समझाइए
जिसको मैं आसानी से समझ भी पाऊं, जिसको मैं आसानी से समझ भी पाऊं। तो मैं तुम्हें अपना ही एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं तुम्हें अपना ही एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी मुझे हो गया कफ एंड कोल्ड, तो लास्ट एक वीक से दिक्कत चल रही है कफ एंड कोल्ड की। अभी स्ट्रेप्सिल्स भी खाता रहता हूँ इसीलिए मैं क्लास में, ताकि थोड़ा गले में आराम रहे और क्लासें आराम से हो पाए। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ना कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने कुछ बेसिक पूछा, नाम क्या है तुम्हारा, एज क्या है, ये वो सब पूछा, जानकारी क्या क्या दिक्कतें, सब दिक्कतें नोट करी। और उनके बाद उन्होंने इस तरीके से एक दवा लिख के दी, उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया। प्रिस्क्रिप्शन में उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टैब 1, दिस इज द टैबलेट 2 एंड दिस इज द टैबलेट 3। इसको दिन में 2 बार खाना, इसको 1 बार खाना, इसको रात में सोते समय खाना। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सभी लोग कंफर्म करना, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर देना सभी लोग। क्लास नहीं चल रही है? क्लियर है? अच्छा, मैं बता रहा था मैं बता रहा था मैं बता रहा था कि प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। मैं आपको बता रहा था कि किसी भी चीज में सीखने में या किसी भी काम में प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि फॉर एग्जांपल आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरे से कुछ मेरी बेसिक जानकारी ली, क्या क्या दिक्कतें हो रही वो सब नोट किया, और उसके बेसिस पे एक प्रिस्क्रिप्शन दिया। और इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था टैबलेट नंबर 1 है भाई, ये दिन में 2 बार खानी, एक बार सुबह एक बार रात में। ये टैबलेट 2 है, दिन में 1 बार खानी, और टैबलेट 3 है, ये रात में 1 बार खानी सोते समय। ठीक है, एक बार सब लोग पहले कंफर्म करो ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। काफी मिक्स सा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑडियो वीडियो क्लियर है, कुछ लोग को दिक्कत हो रही है। जिनको भी दिक्कत हो रही है एक बार बेटा रिफ्रेश करके चेक जरूर कर लेना, एक बार रिफ्रेश कर लेना। क्लियर है? तो मैंने पूछा सर ये कितने दिन तक, तो उन्होंने बोला पूरी दवा खा लो 3 दिन तक, ये पूरी दवा खा लो 3 दिन तक तुम्हें आराम मिल जाएगा। अब हम तो है फ्राइडे क्रांतिकारी आदमी, हैं? घर आए, तुम्हारा असर आ गया मेरे ऊपर, तुम्हारा असर आ गया मेरे ऊपर। असर ये आया, हमने कहा 1 2 3 4, एक दिन में टोटल कितनी टैबलेट खानी है? टोटल टैबलेट खानी है 12 ईच डे। कितने दिन तक खानी है? 3 दिन तक। एक काम करो, सब 36 की 36 गोली लो और एक बार में खा जाओ। हमने कहा 3 दिन तक कौन दिमाग लगाएगा, सुबह दोपहर शाम रात भूल जाएंगे यार। तो एक काम करते, पूरी हमने गोलियां ली, पूरी टैबलेट ली, 36 टैबलेट, एक बार में ही 1 शॉट निपटा दिया इसको, 1 शॉट निपटा दिया। इतने तो तुम भी समझदार होगे, इतने तो तुम भी समझदार होगे कि रिजल्ट क्या आएंगे बताओ। इतने तो तुम भी समझदार हो कि इसमें रिजल्ट क्या आएंगे ऐसा करने पे। चलो क्या आएंगे तो नहीं पता है, इतना तो बता सकते हो कि रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे या निगेटिव आएंगे। रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे या निगेटिव आ जाएंगे ये तो बता सकते हो। ये तो सभी लोग बता सकते हैं कि सर ऐसा अगर कर देंगे तो निगेटिव रिजल्ट आएंगे। अच्छा, इस पूरी कहानी को जरा ध्यान से देखो, डॉक्टर वही, मैं भी वही, दवा भी वही, खाना भी उतना ही था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो चीजें पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती थी वो उसका रिजल्ट निगेटिव हो गया। अगर मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करता, इसी तरीकों को फॉलो करता, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ द पॉजिटिव आउटकम, यस और नो? यस। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस,
दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रोसेस. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. सर ये बात पढ़ाई से कैसे रिलेटेड है? अरे भैया, जो चीजें, जो कंसेप्ट, जो इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग को पहुंचा रहे हैं, उनको प्रोसेस करने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए, इसको भी तो टाइम चाहिए. यस और नो? तो एक बच्चा है जो 2 महीने में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, डेली क्लासेस अटेंड कर रहा है, डेली उन कंसेप्ट को सोच रहा है, उन कंसेप्ट को अप्लाई कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा है, प्रिवीजन कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और ऐसा करते करते 1 से 1.5 महीने में एक सब्जेक्ट को खत्म कर रहा है. और एक बच्चा है जो 5 दिन में इस पूरी लेक्चर सीरीज को देख लेता है. एक बच्चा है जो 5 दिन में पूरी इस लेक्चर सीरीज को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेता है. तुम्हें लगता है कि दोनों के आउटकम सेम होंगे? तुम्हें लगता है कि दोनों के रिजल्ट सेम होंगे? यस और नो? इंट्रैक्शन. आज पूरे दिन में अगर आप 50 लोगों से, 50 लोग आपके आसपास से होके गुजरे होंगे, निकले होंगे, तो सबके बारे में आपको नहीं याद है. लेकिन अगर किसी ने किसी रोक कर आपसे कहीं किसी जगह का रास्ता पूछा होगा, तो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होगी, क्योंकि उसका आपके साथ हुआ था इंटरेक्शन. नहीं तो ऐसे तो कितने लोग आते रहते, कितने लोग जाते रहते हैं, कितने थॉट्स आते रहते, कितने थॉट्स जाते रहते हैं. until and unless we are not going to interact, we are not going to provide the sufficient time to mind, to the process, to the thought, कैसे रिजल्ट आएंगे? तो जब कभी भी पहली बार आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या सर रिकॉर्डेड लेक्चर किसी काम के नहीं है? बिल्कुल नहीं है काम के. ऐसा बिल्कुल नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर किसी काम के नहीं है. तरीका समझिए आप. तो जब पहली बार आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ऑलवेज गो विद द स्लो स्पीड. सोचने का और समझने का टाइम दो अपने दिमाग को, ताकि अच्छे से उनको रिटेन कर पाओ, आप समझ पाओ. अंडरस्टैंडिंग शुड बी स्ट्रांग. यार जो आज तुम ये इंग्लिश बोल रहे हो, आज जो ये मैथ लगा रहे हो, ये ABCD लिखने में तुम्हें 1 साल लग गया था, याद है? 1 साल तक तुम सिर्फ ABCD लिख रहे थे, तब जाके आज तुम इतनी इंग्लिश बोल पा रहे हो, इतनी इंग्लिश लिख पा रहे हो. अब तुम सोचते नहीं नहीं हम 5 दिन में ही सीख जाएंगे. कैसे काम चलेगा? बोलो. हाँ, अब अगर आपने एक बार सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, अब आप इन कंसेप्ट से फैमिलियर हो गए हो, तो जब कभी भी बेटा आप रिवीजन करो, तो उसके लिए फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो. क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है. वी नीड टू जस्ट ब्रश अप. हमें मेन मेन पॉइंट्स, अरे 10 लाइनें पढ़ेंगे, 10 की 10 थोड़ा भूल जाएंगे. 10 लाइनें पढ़ेंगे, उसमें 2 तो याद हो जाएंगी. यस और नो? 8 में अगर भूल रहे हैं, तो अब हमें उन 8 लाइंस को रिवाइज करना, उन 8 कंसेप्ट को रिवाइज करना है. तो अब हम पिन पॉइंटेड, टारगेटेड होके उसका रिवीजन कर सकते हैं. तो आई होप ये जो आपकी एक क्वेरी थी कि सर लाइव करें कि रिकॉर्डेड करें, वो क्लियर हो गया है. अगर हाँ तो चैट बॉक्स में बता दो. अगर यहां तक की बातें क्लियर हैं, तो फिर चैट बॉक्स में बता दो. बहुत बढ़िया. दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर आपकी तैयारी के लिए, कि सर आपने अभी पिछली क्लास में बोला कि अप्रोक्स अप्रोक्स 15 सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं. अप्रोक्स 15 सब्जेक्ट मुझे पढ़ने. सर इनको कंप्रेस कैसे करें? तो सर इसको अब कंप्रेस कैसे करें, इनको शॉर्ट कैसे करें? इनको शॉर्ट कैसे करें, इसके लिए भी मेरे पास एक अप्रोच कहो तो बता दूं. थोड़ी सी कठिन अप्रोच है, बिल्कुल भी आसान अप्रोच नहीं है. 100 लोगों को बताऊंगा तो केवल 5 लोग इसको फॉलो कर पाएंगे. और इसमें कोई नई बात नहीं है, रिजल्ट भी 5% लोगों के ही आते हैं. रिजल्ट भी 5% लोगों के ही आते हैं. 1,20,000 के बच्चे, आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं गेट में, जिसमें 20 से 25,000 बच्चे लगभग पास कर पाते, क्वालिफाई कर पाते हैं. ठीक है.
तो बिल्कुल बिल्कुल भी इजी अप्रोच नहीं कि हाँ हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा सुनो। और आपके लिए तो और इजी है, आपके लिए वीकेंड बैच में तो ये अप्रोच थोड़ी सी इजी हो जाती है। कैसे, देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास एंड सो ऑन। ऐसे हमारी क्लासें होने वाली हैं, ऐसी हमारी क्लासें होने वाली हर सब्जेक्ट के लिए। व्हाट शुड बी द अप्रोच जिस समय आप सब्जेक्ट को पहली बार कंप्लीट कर रहे हैं? जब कभी भी आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करिए उसके पहले उस क्लास तक का रिवीजन करके जाइए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब कल आप थर्ड क्लास अटेंड करेंगे तो वाइल अटेंडिंग द थर्ड क्लास यू शुड रिवाइज द इंटायर कंसेप्ट टिल द सेकेंड क्लास। जब आप फोर्थ क्लास अटेंड करेंगे यू विल रिवाइज द इंटायर कंसेप्ट टिल द थर्ड क्लास। जब आप फिफ्थ क्लास अटेंड करेंगे यू विल रिवाइज द कंसेप्ट टिल द फोर्थ क्लास। सर इतना आसान थोड़ा है ये, रोज रोज सर ये चार चार पांच पांच क्लास का, सर 15वीं क्लास अगर अटेंड करेंगे तो 14th क्लास तक का रिवीजन करके जाना पड़ेगा। इतना आसान थोड़ा है, ये तो केवल सुनने में अच्छा लग रहा है। तो भैया पीएसयू में नौकरी लगना भी तो आसान नहीं है, गेट में रैंक आना भी तो आसान नहीं है। देख लो, क्या सबकी गेट में रैंक आ जाती है? क्या सबकी पीएसयू में नौकरी लग जाती है? क्या सबका ईएससी में हो जाता है? तो जो इन कठिनाइयों से लड़ता है, जो इन कठिनाइयों को फेस करता है उसी को रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता सकता हूं। इतना डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि जिस समय आप ये 15वीं क्लास के पहले 14 क्लास तक का रिवीजन करके जाओगे आप इन कंसेप्ट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके हो। आप इन कंसेप्ट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके हो, तो जाहिर सी बात है अब टाइम की रिक्वायरमेंट धीमे धीमे कम होती चली जाएगी। अरे 1-2 घंटे की क्लास को रिवाइज करने में क्लास के बाद कितना देर लगेगा? हार्डली 10 मिनट। करके देख लेना, हार्डली 10 मिनट। आज 10 मिनट दिया, कल फिर रिवाइज करेंगे तो कल 10 मिनट थोड़ा लगेगा। अरे कल जो शाम को चीज पढ़ी है उसको सिवाय सुबह रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा ना। ऐसा करते करते बेटा आपको पता ही नहीं चलेगा, जिस समय आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के साथ साथ आप मल्टीपल टाइम कंसेप्ट्स को रिवाइज भी कर चुके हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फील, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसा फील होगा आपको जिस समय आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं उसी समय तक आप सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर चुके हैं। अब जब बार बार एक ही चीज को रिवाइज करोगे तो कैसे भूल जाओगे? आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये अप्रोच क्लियर है बेटा सभी को? ये अप्रोच क्लियर है सभी को? तो ये आप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं हर हर सब्जेक्ट के लिए। गेट क्लियर करने से कुछ नहीं होगा, केवल रैंक लानी पड़ेगी बेटा। क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा। 1,20,000 1,25,000 में 25,000 लोग क्वालिफाई कर पाते, केवल मैं ये बोल रहा हूं। और डू नॉट मिस एनी क्लास। कंसिस्टेंसी इज द की। तुम्हें कम समझ में आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड नहीं हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है इन एग्जाम्स के लिए। ये एग्जाम केवल आपसे एक ही चीज की रिक्वायरमेंट करते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैक ऑल दिस इंजीनियरिंग एग्जाम्स। आप बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हैं, आप 2 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 5 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर 2 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 10 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट मी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको लगता है कि मैं इतना शार्प माइंडेड नहीं हूं, लेकिन मैं एफर्ट करूंगा, कंसिस्टेंट होके करूंगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट डेफिनेटली। सर जॉब के साथ क्लासेस कैसे मैनेज करें? जैसे बाकी चीजें मैनेज करते हैं।
जॉब के साथ क्या हम अपनी फैमिली मैनेज नहीं करते? जॉब के साथ क्या हम अपनी सोसाइटी मैनेज नहीं करते हैं? जॉब के साथ क्या हम अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं करते हैं? जॉब के साथ क्या हम अपने फ्रेंड्स मैनेज नहीं करते हैं? सब कुछ मैनेज करते हैं। यस और नो? अब आपको करना ये पड़ेगा कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज द थिंग। यू नीड टू प्रायोरिटाइज द थिंग। अब जस्ट फॉर योर एग्जाम, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट बिफोर दिस क्लास, अभी हम लोगों ने जो लास्ट क्लास अटेंड कंप्लीट करी, जस्ट अभी लास्ट क्लास हम लोगों ने जो कंप्लीट की, उसके बाद मैं सेकेंड लेक्चर आपकी इस क्लास के लिए प्रिपेयर हो रहा था। मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, एंड ट्रस्ट मी, उस फ्रेंड से मेरी बात हुई लगभग 8 साल बाद। लगभग 8 साल बाद। बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत अच्छा लगा, फोन आया, बहुत अच्छा लगा, बातचीत हुई। उसने बोला चलो आओ मिलते हैं। नहीं, कानपुर की बात है, घर के पास ही। बोला आओ चलो मिलते, काफी टाइम हो गया मिले नहीं है। आई हैव टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या था? इतना ज्यादा मैं खुशी के लेवल पे पहुंच गया था कि इतने पुराने दोस्त से, अच्छे दोस्त से आपकी बात हुई, नहीं मिल पाता टाइम। बट सेकंड क्या था? क्लास भी थी। अब मेरे को सेलेक्ट करना था, इट वॉज माई चॉइस। इट वॉज माई चॉइस, आई हैव टू मेक वन थिंग ऑन द प्रायोरिटी। माई प्रायोरिटी वॉज क्लियर। ठीक है, अभी क्लास है, क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलने को तो कल सुबह भी मिल सकते हैं। अरे जो बंदा 8 साल से हमारी अगर मुलाकात नहीं हुई है, तो 8 साल 1 दिन, 8 साल 2 दिन, 8 साल 3 दिन, ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी बताओ? तो संडे मिल लेंगे, मंडे मिल लेंगे, ट्यूसडे मिल लेंगे। यस और नो? तो यहां पर क्लास, अब कई बार ऐसा होता है कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में फिर मुझे क्लास को कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज वहां प्रायोरिटी क्या है? अरे भैया क्लास कल कर सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी का तो हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। तो ऐसा नहीं कि मैं हमेशा क्लास को ही प्रायोरिटी दूंगा। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ऐसे ही बेटा आपको अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करना है। ऐसे ही आपको अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करना, और यही अप्रोच है। जिन चीजों को हम थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, जिससे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो उनको डिले कर लेना चाहिए। पहले वो चीजें कंप्लीट कर लेनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें डिले करने से हमारे प्लानिंग में, हमारे एग्जीक्यूशन में, हमारे फ्यूचर में डिले हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रायोरिटी उनको दो। हो गई बातें सब? दिल को सुकून मिल गया? बताओ भाई। तो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास वाला डाउट भी क्लियर कर दिया, नोट्स कैसे बनाने ये भी क्लियर कर दिया, क्लासेस लाइव अटेंड करने के फायदे क्या हैं ये भी आपको बता दिए, रिवीजन की क्या अप्रोच होनी चाहिए ये भी आपको मैंने बता दिया। थोड़ी सी और आगे बातचीत कर लेंगे शॉर्ट नोट्स की। मुझे याद है, मैं आपको बता दूंगा कि शॉर्ट नोट्स को बनाने का क्या तरीका है, ये भी मैं आपको बता दूंगा आने वाले लेक्चर्स में। अभी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। बोलो बेटा। एनी अदर क्वेरी टू एनीवन? अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। पहले का मैनेज कैसे करें? जो चीजें छूट गई हैं, तो अभी प्रेजेंट पे फोकस करो पहले। जो चीजें छूट गई हैं, उनको, जो लैग हो गया है, अब उसको लेके मत बैठो। अभी जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से सही अप्रोच फॉलो करो, और धीमे धीमे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करो। देखना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा।
टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम निकाल के एनवायरमेंट के लेक्चर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका क्या क्या सॉल्यूशन चाह रहे हो भाई? क्लास मिस हो गई है तो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि मैं मैनेज कर सकता हूं टाइम तो कर लीजिए, आपको लगता है कि नहीं पूरा पूरा टाइम शेड्यूल पैक है, अभी टाइम मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, तो अभी जो प्रेजेंट टास्क है उस पर फोकस करिए। जब टाइम मैनेज हो पाए, जब आप टाइम निकाल पाए, तब आप उस डिस्कशन पे वापस चले जाइए। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफिकल्ट नहीं होती हैं, अननेसेसरी हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बैच भी आज ही स्टार्ट हुआ, बिल्कुल बेटा, बैच भी आपका आज ही स्टार्ट हुआ है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। बीच में बाई चांस किसी रीजन से लाइव नहीं जाएंगे तो आगे का लाइव देखें या पुराना निपटा दें। देखो, ये पॉसिबिलिटी सबके साथ है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो उस केस में रिकॉर्डेड कर लेंगे, उस केस में रिकॉर्डेड कर लेंगे। अरे कुछ ना करने से अच्छा तो है ना कुछ करना। तो ऐसा नहीं कि जब तक लाइव कर पा रहे कर रहे हैं, लाइव एक दिन नहीं कर पाए आप कोर्स ही छोड़ देंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने क्या बोला? ट्राई टू अटेंड द लाइव क्लास, ट्राई टू अटेंड द लाइव क्लास, तो यू विल गेट द शेड्यूल बेटा। बैच का शेड्यूल ऐप पर अपडेट हो जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं बैच का शेड्यूल, कब किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा। ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट ऑन द पीडब्ल्यू ऐप। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। बिल्कुल वही बात है, तो बातचीत स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 1, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर नंबर 1, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू हाईवे इंजीनियरिंग। तो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स की बात करेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स की बात करने वाले हैं, तो अलग अलग टाइम पीरियड पे जो कंस्ट्रक्शन मेथड्स हुआ करते थे, जिनका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जिनका डेटा हमारे पास हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइम पीरियड पे किस तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता था, क्या उनके मेन फीचर्स थे, और कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने रोड कंस्ट्रक्शन के मेथड्स को इम्प्रूव किया है और डेवलप किया है। तो इसी सिलसिले में अगर हम लोग बात करें तो रोमन रोड्स की हम लोग बात करेंगे, ट्रेसेगेट रोड कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करेंगे, मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, और मैकडम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया में, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया में रोड डेवलपमेंट को लेके क्या क्या मेजर चीजें हुई, क्या क्या प्लानिंग्स की गई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वी विल डिस्कस अबाउट द नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, और लखनऊ रोड प्लान्स। इंडिया में आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस किस तरीके से प्लानिंग की गई डेवलपमेंट की, इसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करने वाले। फिर हम लोग टॉपिक कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, देन वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अर्बन रोड्स, और हम लोग बात करेंगे रोड पैटर्न्स की, और हम लोग बात करेंगे रोड पैटर्न्स की। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो आपके स्टेट के एई और जेई के या एसएससी के एग्जाम है, या कभी कधार वंस इन अ वाइल गेट में भी यहां से कुछ सवाल पूछे गए, मतलब अगर लास्ट के 20 साल में बात करोगे तो शायद 4-5 सवाल पूछे गए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बहुत क्विकली स्टार्ट करेंगे और बहुत क्विकली इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके हाईवे इंजीनियरिंग में, पूरे 5 चैप्टर में अगर बात करें तो सबसे कम इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा चैप्टर जो है आपका, दैट इज द इंट्रोडक्शन। ठीक है? तो इसमें उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है। ऑल द की पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? अरे एकदम से बिल्कुल शांति मत किया करो, मुझे लगता है चैट बिल्कुल अगर जब रुक जाती तो लगता है कि कनेक्टिविटी तो नहीं खत्म हो गई। हाँ, तो बीच बीच में थोड़ा
थोड़ा एहसास कराते रहा करो, अदरवाइज एकदम से सब स्टैटिक हो जाता है तो लगता है क्या नेटवर्क इशू हो गया क्या। ठीक है, चलिए तो आगे बातचीत करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो देखो अलग अलग सिक्वेंशियल ऑर्डर में बात करें तो सबसे पहले रोमन कंस्ट्रक्शन, ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन, मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन और मैकडम कंस्ट्रक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रोड बनाने की इच्छा क्यों करी तुम्हारी? क्यों तुमने सोचा रोड बना दें? जहां पर रोड नहीं है, जहां पर रोड नहीं है, क्या वहां पर मूवमेंट नहीं होता है? बोलो, जरूरत ही क्यों पड़ी? अरे भैया हम अपने व्हीकल के लिए एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हम अपने व्हीकल के लिए एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ताकि ये व्हील इसमें आसानी से मूव कर सके, ये व्हील इसमें इफेक्टिवली आसानी से कंफर्टेबली मूव कर सके। दैट्स वाई वी वांट टू प्रोवाइड दिस हार्ड सरफेस, जिसको आप बोलते हैं पेवमेंट या फिर रोड। तो रोड की जरूरत लोगों को तब समझ में आई जब व्हील का इन्वेंशन हो गया, जब लोगों ने व्हील ढूंढ निकाला। अच्छा कि व्हील नाम की भी कोई चीज होती है। तो जब पहले व्हील बना तो लोगों ने एनिमल ड्रिवन व्हीकल यूज करना शुरू किए। तो सबसे पहले लोगों ने एनिमल ड्रिवन व्हीकल यूज करना शुरू किए। अब जब एनिमल ड्रिवन व्हीकल को लेके वो जा रहे थे तो देखा कि अगर कोई सरफेस हार्ड नहीं है तो वहां पर व्हील क्या हो जा रहा है, स्टक हो जा रहा है, मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। तो लोगों को समय के साथ साथ लगा कि नहीं यार, हार्ड सरफेस पे जब व्हील निकलता है तो बहुत इजीली और स्मूथली निकल जाता है, लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। वहां से लोगों को समझ में आया कि हमें एक रोड बनानी चाहिए। तो जो सबसे पहला डेटा आपको मिलता है ऑन रिकॉर्ड, वो मिलता है रोमन कंस्ट्रक्शन पीरियड का। अब ड्यूरिंग द रोमन कंस्ट्रक्शन क्या गेम होता था ये समझो। तो इन्होंने फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है। अब इनकी कंस्ट्रक्शन की अप्रोच क्या थी समझो। देखो हम यहां पर ये कमेंट नहीं करेंगे कि कंस्ट्रक्शन सही था या गलत था, इस लायक हम लोग हैं भी नहीं, समझो इस बात को। हिस्टोरिकल हिस्ट्री की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि आज आप बहुत चीजों को अप्लाई इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जिसका बेसिक आपको यहां पर क्लियर हो गया था। तो उस जमाने में जो रोडें बनती थी, उस कंस्ट्रक्शन पीरियड की अगर हम बात करें तो क्या अप्रोच थी रोड को बनाने की, बस हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, बस हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड लेवल था, तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ की सॉफ्ट सॉइल को हटा दिया। इन्होंने ग्राउंड लेवल से नीचे तक कुछ डेप्थ तक गए और यहाँ की जो सॉइल थी उसको हटा दिया। उसको हटाने के कहां तक हटाया? अप टू द हार्ड स्ट्रेटा। एक्सकवेशन करना शुरू किया, ऊपर की टॉप की जो सॉफ्ट सॉफ्ट सॉइल थी उसको हटाते गए। जैसे ही हार्ड सरफेस मिली वहां पर रुक गए। हार्ड सरफेस के बाद इन्होंने क्या करा, बड़े बड़े स्टोन को बॉटम लेयर पे यूज किया, बड़े बड़े स्टोन्स को बॉटम लेयर पे यूज किया और इस तरीके से टोटल 2.2 टू 2.5 मीटर विड्थ की एक रोड बनाई, एक सरफेस बनाई। देखने वाली बात यह बेटा कि जो थिकनेस थी इस कंस्ट्रक्शन की वो 0.75 से लेके 1.2 मीटर तक वेरी कर रही थी। विजुलाइज करके देखो, 0.75 मीटर से 1.2 मीटर, इतनी थिकनेस, समझ रहे हो? तुम्हें लगता है कि उस समय जो व्हीकल थे वो मोस्टली कैसे व्हीकल थे? अभी मैंने आपको बताया एनिमल ड्रिवन व्हीकल थे, एनिमल ड्रिवन व्हीकल थे। उस समय जो व्हीकल थे वो एनिमल ड्रिवन व्हीकल थे और एनिमल ड्रिवन व्हीकल इतना ज्यादा लोड कैरी नहीं करते हैं। एनिमल ड्रिवन व्हीकल में लिमिटेड लोड ही तो रखेंगे, यस और नो? तो
उस लोड के लिए इतनी ज्यादा थिकनेस की रोड बनाना कहीं ना कहीं मटेरियल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। फिर भी हम पढ़ रहे हैं, सोच तो यहीं से मिली ना। ये जो आगे की बातें तुम सोच पा रहे हो, उसी उसकी बेसिक जानकारी तो आपको यहीं से मिली है ना। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग। तो अगर इनके फीचर्स की बात करें तो उन्होंने क्या बोला, देखो ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ये हो गया रोड का टॉप, ये हो गया रोड का बॉटम। जरा ध्यान से देखकर बताओ, क्या टॉप और बॉटम में किसी भी सब ऊपर वाले लेयर तक इन्होंने स्टोन लगाए और इसको फिर क्या कर दिया, लेवल कर दिया। टॉप सरफेस को क्या कर दिया, लेवल कर दिया। क्या टॉप और बॉटम में किसी भी तरीके का आपको कोई ग्रेडियंट, कोई स्लोप दिख रहा है? टॉप और बॉटम सरफेस में क्या कहीं पे भी आपको कोई स्लोप दिख रहा है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो इनके अगर फीचर्स की बात करें रोमन रोड्स में, तो कोई भी ग्रेडियंट नहीं था। एक्सकवेशन किया गया अप टू द हार्ड स्ट्रेटा, और टोटल जो थिकनेस थी वो वेरी कर रही थी 0.75 मीटर से 1.2 मीटर तक। दीज आर द की फीचर्स ऑफ द रोमन कंस्ट्रक्शन। बॉटम लेयर पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े लार्ज स्टोन्स को यूज किया। ऐसे लेयर्स में स्टोन्स को यूज करते करते टॉप सरफेस को लेवल कर दिया और स्मूथ कर दिया। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है बेटा सभी को? प्रॉब्लम पता क्या हुई, प्रॉब्लम पता क्या हुई? अरे जब कभी बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो में आएगा पानी। तो बारिश में आएगा पानी, और पानी को पता है तुम्हें ये किधर जाएगा? भैया कोई ग्रेडियंट, कोई स्लोप दिया नहीं है, तो साइड में तो पानी जाएगा नहीं। ग्रेविटी की वजह से ये पानी बॉटम लेयर पे जरूर पहुंच जाएगा। पानी है रोड के लिए जहर। क्या है? ये बात तुम आज समझ लो, पानी है रोड के लिए जहर। क्यों जहर है इस बात को समझो। भैया यहां पर इस सभी लेयर्स के नीचे अल्टीमेटली क्या थी? अल्टीमेटली तो सॉइल थी, मिट्टी थी। और जब ये पानी नीचे आएगा और इस सॉइल से मिलेगा, तो मैं नहीं लगता ये सॉइल की स्ट्रेंथ को कम कर देगा। जब ये पानी नीचे वाले लेयर तक पहुंच के सॉइल तक पहुंच जाएगा, सॉइल से मिक्स हो जाएगा, सॉइल की स्ट्रेंथ को ये अफेक्ट कर देगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? और पानी अपने आप थोड़ा कहीं भागेगा। पानी को जहां मौका मिला ग्रेविटी के थ्रू निकल गया। अगर आपने टॉप में कोई ऐसा स्लोप दे दिया होता, तो फिर ये पानी ऐसे निकलने की कोशिश करता। ये क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, ये एक रोड का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। तो लोगों ने देखा कि यार इतनी हैवी रोड बनाई, उसके बाद भी जब ये सॉइल ही वीक पड़ जाएगी, तो मैं नहीं लगता है ये वाले स्टोन्स धंस जाएंगे। अल्टीमेटली टॉप सरफेस जो होगी वो डैमेज हो जाएगी। सारा मामला रुका तो सॉइल के ऊपर ही है, सारा मामला रुका तो सॉइल के ऊपर ही है। यस और नो? तो अगर ये यहाँ की सॉइल फेल करेगी, तो करस्पॉन्डिंग बाकी लेयर्स भी तो फेल करेंगी, जिसके हालात आपको देखने को मिलेंगे एकदम टॉप में। ये टॉप लेयर तुमने ये इतनी मेहनत करी क्यों थी? ताकि व्हीकल स्मूथ और कंफर्टेबल मूव कर पाए। अब रोड के हालात ऐसे हो गए, अब रोड के हालात ऐसे हो गए हैं, क्या व्हीकल स्मूथ और कंफर्टेबल मूव कर पाएगा? अब क्या व्हीकल स्मूथ और कंफर्टेबल कंडीशन को मेंटेन करते हुए मूव कर पाएगा? आंसर इज गोइंग टू बी नो, आंसर इज गोइंग टू बी नो। तो लोगों ने देखा कि यार इतनी अच्छी रोड बनाई है, एक बार बारिश हुई खेल खराब हो गया। एक बार रोड पे पानी पहुंचा, खेल खराब हो गया। समझ रहे हो इस बात को?
अरे कितना पानी डाल रहे हैं, किस लेवल तक डाल रहे हैं, दुनिया भर की लिमिट्स के बारे में आप पढ़ोगे, सॉइल में डिटेल में पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पानी जाके ही सॉइल की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देगा। मैं यहां पर एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहा हूं। समझे? तो लोगों को लगा हाँ ये तो दिक्कत है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो देखो होता क्या है, जैसे अभी कुछ चीजें हैं, आज से 10 साल बाद चीजें बदल जाएंगी, लेकिन जो आज की बेस्ट चीजें हैं वो तो 10 साल बाद भी होंगी ना। जो आज किसी सिस्टम में ड्रॉबैक्स हैं, हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हीं को तो एलिमिनेट करेंगे। यस और नो? तो जो जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करते चले जाएंगे, जो ऑलरेडी बेस्ट चीजें हैं उनको हम मेंटेन रखेंगे। ऐसा ही बाकी लोगों ने किया, ऐसा ही बाकी लोगों ने किया। तो अगला कंस्ट्रक्शन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट वाज द ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन। तो दो बातें निकल के आ रही थी, इन्होंने भी एक्सकवेशन अप टू द सॉइल स्ट्रेटा, हार्ड स्ट्रेटा किया, अर्थ लेवल से नीचे तक गए, सॉइल को हटा दिया, लार्ज स्टेन फाउंडेशन स्टेन्स को यूज कर लिया, सब कुछ ठीक है। दो प्रॉब्लम थी। एक तो आपने बोला सर थिकनेस बहुत ज्यादा थी, तो इन्होंने थिकनेस को देखो कम कर दिया, इन्होंने थिकनेस को कम कर दिया, इन्होंने थिकनेस को क्या कर दिया, कम कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इन्होंने टॉप सरफेस में एक स्लोप प्रोवाइड किया, टॉप में एक स्लोप प्रोवाइड किया, जो कि स्लोप था 1/45 का। तो यहां पर इन्होंने टॉप में कितना स्लोप प्रोवाइड किया, 1/45 का स्लोप प्रोवाइड किया। इस स्लोप को प्रोवाइड करने से फायदा क्या हुआ? इस स्लोप को प्रोवाइड करने से फायदा यह हुआ कि सर जब अब इसमें पानी आएगा तो इस स्लोप की वजह से वो लेटरल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, साइड्स की एजेस की तरफ मूव कर जाएगा। और यहां पर हमने साइड ड्रेन लगा रखा है, यहां पर हमने क्या प्रोवाइड कर रखा है, साइड ड्रेन प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें स्लोप दिया है 1/20 का, जिसमें स्लोप दिया है 1/20 का। तो ये पानी आया, आने के बाद इस ड्रेन में चला गया और ड्रेन से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो पहले से कुछ चीजों को आपने इंप्रूव कर लिया, यस और नो? रोमन कंस्ट्रक्शन में जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम थी, एक्स्ट्रा थिकनेस की जो प्रॉब्लम थी, मटेरियल के यूज की जो प्रॉब्लम थी, उसको हम लोगों ने यहां पर एलिमिनेट किया विद द हेल्प ऑफ द ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन। तो दिस these were these, these were the features in the case of ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन। भैया क्रॉस सेक्शन है, बोल तो रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शन है। ये एक ऐसे पूरी पूरी रोड जा रही है और तुमने इस रोड को ऐसे कट कर दिया, वो दिख रहा है तुम्हें, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ये एक पूरी रोड कुछ इस तरीके की जा रही थी, आपने ये कट कर दिया क्रॉस सेक्शन। अब यहां पे जो दिख रहा है वही है ये, समझ गए? जैसे अगर ये बोतल आपको दिख रही है, इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूं, इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूं तो यहां से कट कर दूंगा तो केवल एक सर्कल ही तो दिखेगा, समझ गए? यस, वन साइड ड्रेन, ओनली वन साइड ड्रेन। ये स्लोप दिया 1/45 का, साइड ड्रेन दिया 1/20 का, साइड ड्रेन दिया 1/20 का। अरे फुल क्रॉस सेक्शन भैया, पूरी रोड है ये, पूरी विड्थ की बात कर रहे हो ना, विड्थ, तभी तो विड्थ दिखा रहा हूं।
रिसर्च अगर कंप्लीट हो गई हो तो आगे चले। 1/20 का मतलब क्या होता है? स्लोप समझते हो? स्लोप ग्रेडियंट। अरे भैया देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस h है। जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक h डिस्टेंस मूव करता हूं, जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक h डिस्टेंस मूव करता हूं, तो इसके एलिवेशन में राइज कितना हो रहा है? मान लो ये राइज हो रहा है v, मान लो ये राइज हो रहा है v, तो क्या मैं यहां पर स्लोप निकाल सकता हूं? तो थीटा बोल दो, टेन थीटा बोल दो, दिस इज गोइंग टू बी द v बाई एच। तो स्लोप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्लोप इज द राइज और फॉल पर यूनिट हॉरिजेंटल मूवमेंट। पहाड़ी इलाके में कभी गए हो तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो एलिवेशन भी तो इंक्रीज होता है, दैट मींस द ग्राउंड इट्स स्लोप, ग्राउंड में स्लोप है। हाँ भैया मकबूल भाई, हाँ, एक ही साइड पानी आएगा, यहीं पे ड्रेन, साइड ड्रेन आपने प्रोवाइड किया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सकवेशन इज डन अप टू द हार्ड स्ट्रेटा, एक्सकवेशन इज डन अप टू द हार्ड स्ट्रेटा। कुछ नहीं है, ये रोड का स्लोप है और इसके बाद ये साइड ड्रेन प्रोवाइड किया, ये ड्रेन, यहां पे स्लोप दे रखा गया 1/20। अभी क्लियर है? एनी अदर डाउट टू एनीवन? एनी अदर डाउट टू एनीवन? बोलो बेटा। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? तो फिर आगे बातचीत कर लेते हैं, चलें आगे। चलिए, अगला जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज द टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। इन्होंने थिकनेस को और कम किया, इन्होंने थिकनेस को और कम किया। एक एज में 22 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया, एक में 17 सेंटीमीटर। अभी भी स्लोप क्या रखा? उतना ही रखा। अभी भी स्लोप कितना रखा है? 1/45 का, 1/45 का स्लोप बताया। प्रीवियस ऑल्सो अप टू द हार्ड स्ट्रेटा, देन वाई इट इज डिफरेंस इन हाइट? अरे हाइट नहीं है, ये पेवमेंट की थिकनेस है, ये पेवमेंट की थिकनेस है बेटा। और हार्ड स्ट्रेटा का मतलब क्या है? हार्ड स्ट्रेटा का मतलब क्या है? जहां पर आपकी सॉइल हार्ड हो गई है, क्या सभी जगह हार्ड स्ट्रेटा का लेवल सेम होगा? कोई खराबी नहीं है बेटा, कोई खराबी नहीं है। शुरू में ही मैंने बताया, ये अलग अलग टाइम के कंस्ट्रक्शन मेथड्स की आप बात कर रहे हैं। ये अलग अलग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव किया है, उसकी पूरी जर्नी आपको बताई जा रही है, उसकी पूरी जर्नी आपको बताई जा रही है। तो वो जर्नी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द बॉटम में मटेरियल सॉयल है, बॉटम में मटेरियल सॉयल है मेरे लाल, मिट्टी। फिर आपने एग्रीगेट्स यूज किए, ब्रोकन स्टोन यूज किए, एग्रीगेट और ब्रोकन स्टोन्स यूज किए आपने अलग अलग साइज के। क्लियर है? चलें आगे। चलिए तो लेट्स मूव फर्दर, आगे बातचीत कर लेते हैं। इसके बाद टेलफोर्ड के बाद आपको जो अगला कंस्ट्रक्शन आता है दैट वाज द मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन। मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन में देखो मेन बात क्या थी, इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इनके कंस्ट्रक्शन का जो डेटा है वो हिस्ट्री में एज सच बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो हमें मान के चलते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन ट्रेसेगेट में चल रहा था ऐसा ही कुछ कंस्ट्रक्शन मेटकाल्फ टाइम में भी हुआ होगा। तो वी हैव इनसफिशिएंट डेटा रिगार्डिंग द मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड की हम लोगों ने बात कर ली, थिकनेस को इन्होंने और रिड्यूस कर दिया।
सबसे क्रांतिकारी जो लोग आए ना, वो भाई साहब थे हमारे मैकडम साहब। वो थे मैकडम साहब। इन्होंने सोचने के लिए आपको मजबूर किया। इन्होंने पहला सवाल तो ये किया, इन्होंने पहला सवाल ये किया कि भाई ये जो तुम 1/45 का स्लोप दे रहे हो टॉप सरफेस में, किस बेसिस पे दे रहे हो? ये 1/45 का जो स्लोप दे रहे हो, ये किस बेसिस पे दे रहे हो? वाई नॉट 1/48? वाई नॉट 1/50? वाई नॉट 1/40? लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं था। बोले दे रहे हैं, सब काम चल रहा है इसलिए दे रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जितनी भी रोड तुम बना रहे हो अपने कंस्ट्रक्शन पीरियड में, सब में आप 1/45 का स्लोप दे रहे हैं, सब में आप 1/45 का टॉप स्लोप दे रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता है हर रोड में सेम स्लोप की जरूरत नहीं होगी? हर रोड में सेम स्लोप की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हर रोड पे सेम स्लोप की जरूरत क्यों नहीं होगी? तो इन्होंने बोला भैया स्लोप जो होगा वो डिपेंड करेगा ग्राउंड कैसा है। अगर ऑलरेडी आपके ग्राउंड में ही स्लोप है तो फिर रोड में हम स्लोप को कम कर सकते हैं ना। एक ग्राउंड आपका प्लेन है, वहां पर जो रोड में स्लोप की रिक्वायरमेंट होगी, एक ग्राउंड जो आपका स्लोपी है, वहां पर जो ग्राउंड रोड पे स्लोप की रिक्वायरमेंट होगी, वो सेम कैसे हो सकती है? इसका मतलब उन्होंने बोला कि ये जो स्लोप है वो डिपेंड करता है बेटा टोपोग्राफी पे। ये जो स्लोप है वो डिपेंड करेगा टोपोग्राफी पे। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, यस और नो। उन्होंने एक अगला सवाल और एक रीजन और बताया कि भाई ये जो स्लोप है, तुम्हें नहीं लगता है कि ये रेनफॉल पे भी डिपेंड करेगा? ये जो स्लोप है ये रेनफॉल पे भी डिपेंड करेगा। कहीं पे ज्यादा बारिश है तो ज्यादा स्लोप दो, कहीं पे कम बारिश है तो कम स्लोप दो। ऐसा थोड़ा है कि कैसी भी बारिश चल रही है स्लोप तुमने बराबर दे रखा है। बात तो यार सही बोल गए ये, बात तो इन्होंने सही बोली। तो रोड के कंस्ट्रक्शन में जो साइंटिफिक अप्रोच आई, रोड के कंस्ट्रक्शन मेथड्स की अगर बात करें तो जो साइंटिफिक अप्रोच आई वो इन भाई साहब ने दी, मैकडम साहब ने। इन्होंने एक बात और बोली कि चलो ठीक है तुम ऊपर तो स्लोप दे रहे हो सब लोग, अब ऐसा थोड़ा है कि जो पानी आया है, ऐसा थोड़ा होगा कि ये जो पानी आया है पूरा का पूरा पानी तुम्हारा स्लोप को फॉलो करके किनारे ही चला जाएगा। अरे पानी तो पानी है ना भाई, ठीक है स्लोप की वजह से मूव करेगा, कुछ पानी तो नीचे भी जाएगा। ये पानी जो साइड से निकल गया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो नीचे पहुंच गया है अब इसका क्या करें? ये जो नीचे पहुंच गया है अब इसका क्या करें? तो इन्होंने एक तरीका बताया कि टॉप और बॉटम दोनों में स्लोप दो। रोड के टॉप और बॉटम दोनों में स्लोप दो। ये रैंडम नंबर नहीं है 1/36, ये इन्होंने साइंटिफिकली कैलकुलेट किया किसी पर्टिकुलर जगह के लिए, और टॉप और बॉटम में 1/36 का स्लोप दिया, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान देते हुए। इनका कहने का तरीका क्या था कि जो पानी बाय डिफॉल्ट अगर इस पेमेंट को पार करके नीचे भी आ गया है ना, तो एक बेड स्लोप भी दो ताकि ये पानी के पास ऑप्शन रहे, ताकि अरे भाई ताकि ये पानी के पास ऑप्शन रहे कि अभी भी वो यहां से निकल जाए। बहुत क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी सोच थी इनकी। इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई तो हमने बोला बिल्कुल इतिहास आपका नाम याद रखेगा, भविष्य आपका नाम याद रखेगा, और आपके नाम पे हम एक रोड का, अरे वही मतलब है बेटा जो 1/45 का था, स्लोप की बात कर रहे हैं। रवि अभी तो बताया था स्लोप क्या होता है।
स्लोप स्लोप जैसे 1/45 जो आप रैंडम स्लोप दे रहे थे फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन, फॉर अ पर्टिकुलर टोपोग्राफी, फॉर अ पर्टिकुलर रेनफॉल, मैकडम हैज सजेस्टेड द स्लोप ऑफ 1/36 by considering all these factors. अरे यार स्लोप में कंफ्यूज हो। टेन थीटा का मतलब है 1/36, थीटा निकाल लो, लो लो। 1.59 डिग्री, तो ये जो एंगल है वो 1.59 डिग्री है। अब समझ गए? अब समझ गए? बोलो, अब समझ गए? थीटा के टर्म पे तो समझी जाओगे स्लोप, तो थीटा इज इक्वल टू 1.59 डिग्री बोल दो, या फिर आप बोल दो 1/36। बात तो एक ही होगी, बात तो एक ही होगी, यस और नो? क्लियर है बेटा? तो इनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा मैकडम साहब का, इसीलिए हम लोग मैकडम साहब के बारे में आगे भी बातचीत करेंगे। तो ये पूरे स्टेप्स हैं। अब मेन हम मुद्दे पे आते हैं। ये कंपैरिजन है, इसको आप रिफर कर सकते हैं कि मैकडम और टेलफोर्ड में क्या डिफरेंस था। एज सच नॉट इंपॉर्टेंट। मेन आते हैं, अब इंडिया की बात करते हैं। अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। तो देश लगभग लगभग आजाद होने वाला था, देश लगभग लगभग आजाद होने वाला था। ये बात है 1927 की। सुनो जरा ध्यान से, कहानी सुनो। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है, माहौल तो हम समझ रहे हैं कि हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप लोग एक प्लान बताइए कि अब इस कंट्री को आप कैसे रन करेंगे, क्या आपका प्लानिंग है। उसके लिए हमें एक रिपोर्ट सबमिट करिए। तो उनमें से एक बात उठी कि भाई रोड का डेवलपमेंट कैसे होगा इस देश में, उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग है। तो इसकी सिचुएशन को एनालाइज करने का काम दिया गया एक कमेटी को, जिसके अध्यक्ष साहब जो थे वो थे जयकर साहब, MR जयकर साहब। तो जनरली किसी कमेटी को उसके अध्यक्ष जो चेयरपर्सन होते हैं उसके नाम से जाना जाता है। तो जयकर साहब और उनकी पूरी कमेटी को एक काम दिया गया कि आप पूरे देश के हालात को जरा समझिए और बताइए कैसे हम बेहतर से बेहतर रोड को डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। ये बात इन्हें बोली गई 1927 में। ये बात इन्हें बोली गई 1927 में। तो जयकर कमेटी ने पूरी शिद्दत से काम किया और सारी सिचुएशन को एनालाइज किया, और 1928 में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की। 1928 में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की। तो उस रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने बोली, जयकर कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बारे में अब हम लोग बातचीत करेंगे। तो जयकर साहब ने बोला देखो, पहली बात तो रोड डेवलपमेंट का जो मुद्दा होगा ना, ये राष्ट्र हित का मुद्दा है, इसमें कोई 3-5 चलेगा नहीं। राष्ट्र हित, सबसे बड़ा हित क्या है? अरे सबसे बड़ा हित क्या है? राष्ट्र हित है। तो रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर एज द मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो इसमें किसी भी तरीके की रोक रुकाव बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसमें किसी भी तरीके की रुकावट, इसमें किसी भी तरीके की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। पहले इस लेवल का फील्ड डेवलप करो। तो जयकर साहब ने कहा कि सबसे पहले रोड डेवलपमेंट को कंसीडर करिए एज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तब जाके कहीं रोड डेवलपमेंट हो पाएगा। अब ऐसा नहीं तुम रोड बनाने गए, 4 लोग खड़े होकर नहीं बनाने देंगे, तुम वापस आ गए, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? तो किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिकॉज ये राष्ट्रहित की बात है। और राष्ट्रहित क्या है? सर्वोपरि।
राष्ट्रहित क्या है? सर्वोपरि। तो पहला रिकमेंडेशन तो इन्होंने ये दिया, लोगों का चलो बात तो सही है। दूसरा इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि भैया रोड को बनाने के लिए और रोड का मेंटेनेंस करने के लिए, अब ऐसा थोड़ा कि 15 साल के लिए एक रोड बना दी, एक बार बना दी वो भूल गए। अरे उसमें फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस भी तो रिक्वायर्ड होगा, उसमें फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस भी तो रिक्वायर्ड होगा, यस और नो? तो उस मेंटेनेंस के लिए, उस कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा कहां से आएगा? उस मेंटेनेंस के लिए, उस कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा कहां से आएगा? तो इन्होंने बोला कि जो लोग रोड को यूज कर रहे हैं, मतलब पेट्रोल फ्यूल जो लोग भरा रहे हैं, उन फ्यूल पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो। हाँ बिल्कुल, नॉमिनल से एक टैक्स लगा दीजिए। बहुत ज्यादा डेटा रिक्वायर्ड नहीं है मकबूल भाई, उतना ही डेटा बता रहा हूं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बताने को तो ये डिस्कशन हम लोग 5 घंटे कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज नॉट रिलीवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी हैव टू फोकस ऑन द एग्जाम। दैट्स वाई यहां पर सिर्फ वो डेटा मैं डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एक नॉमिनल पॉइंट्स में था, इतना नहीं था, पॉइंट्स में था। तो एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो फ्यूल पे, वो जो पैसा आएगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे रोड डेवलपमेंट के लिए। बात अच्छी लगी इनकी कि भाई जो लोग रोड यूज कर रहे हैं वो फ्यूल तो डलवाएंगे ही डलवाएंगे, फ्यूल पे एक नॉमिनल सा टैक्स लगा दो तो उससे पैसे आ जाएंगे, तो उससे हम रोड का डेवलपमेंट कर पाएंगे और रोड का मेंटेनेंस भी कर पाएंगे। लोगों को बातें अच्छी लगी तो उन्होंने रिजल्ट भी ले लिया, एक्शन भी ले लिया, और एक फंड बना दिया गया, सेंट्रल रोड फंड। एक फंड बना दिया गया, सेंट्रल रोड फंड 1929 में बनाया गया, जिसमें यहां से आने वाला पैसा यहां रखा जाएगा और वो रोड के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, वो रोड के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए क्या होने वाला है? यूज होने वाला है। ये बात भी बहुत बढ़िया लगी, ये बात भी बहुत बढ़िया थी। अगला जो रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि भैया ये पूरे रोड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए एक सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडी होनी चाहिए, एक सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, जिसका काम क्या होगा कि रोड की मॉनिटरिंग, रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मॉनिटरिंग, गाइडलाइंस कोई तो बताए हमें। अब हमें रोड बनानी है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, ऐसा थोड़ा कुछ भी बना देंगे तो सही है रोड। अब वो स्टैंडर्ड्स, वो स्पेसिफिकेशन हमें कौन बताएगा? उसके लिए एक सेमी ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए। लोग लगा बात तो ये भी सही है। एज पर द रिजल्ट ऑफ दिस रिकमेंडेशन 1934 में जयकर कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे आईआरसी की स्थापना कर दी गई। आईआरसी स्टैंड फॉर द इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी स्टैंड फॉर द इंडियन रोड कांग्रेस, जिसका काम है रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड सेटिंग द गाइडलाइंस एंड स्पेसिफिकेशन। जैसे आप पढ़ते हैं आरसीसी में आईएस 456, जैसे आप पढ़ते हैं स्टील में आईएस 800, उसी तरीके से रोड की जो स्पेसिफिकेशन है, रोड के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये बताने की जिम्मेदारी दी गई आईआरसी को। चलिए सर, ये बात भी सही है। इन्होंने बोला देखो, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो रोड से रिलेटेड, रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से लेके डेडिकेटेड काम करे। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मटेरियल्स भी चेंज होंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होंगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंस्ट्रक्शन मेथड्स भी बदलेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स भी चेंज होंगे। तो हम समय के साथ साथ अपने आप को इंप्रूव करते रहे इन द फील्ड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, उसके लिए हमारे पास एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो डेडिकेटेड इसी फील्ड में काम करेंगे। लोगों को ये बात भी अच्छी लगी। 1950 में पहला इंस्टीट्यूट बना दिया गया,
सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर बना दिया गया? न्यू दिल्ली में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि रोड से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम अब आप देखेंगे। तो आई होप यहां तक के डिस्कशन से एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग चैट बॉक्स में कि जैकर कमेटी का क्या रोल था। बिल्कुल बिल्कुल, जैकर कमेटी का क्या रोल था, जैकर कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी और उन रिकमेंडेशन पे क्या एक्शन हुए, ये सभी बातें सभी को क्लियर है? यस और नो? ये सभी बातें सभी को क्लियर है? यस और नो? I hope the entire discussion is clear to everyone till now. चलिए फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो ये कुछ मेन बात थी। इसके बाद कुछ और भी डेटा है। देखो यहाँ से कुछ डेटा बेस सवाल भी आते हैं। तो जब आप डीपीपी प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कुछ ऐसी डेटा आपसे पूछे जाए जो आपने नहीं पढ़े। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आपको परेशान किया जाए, वो और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए। अब इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं। जैसे नेशनल हाईवे एक्ट कब बना, हाईवे रिसर्च बोर्ड कब बना, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी कब बनी। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस इज द डेटा दैट यू शुड नो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके डीपीपी में भी। तो उनको देखकर परेशान मत होना कि सर इसके बारे में तो बताया ही नहीं गया। कुछ और इंफॉर्मेशन है जिनको उन क्वेश्चंस के थ्रू आप तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो डोंट गेट पैनिक। अरे सर ये तो हो ही नहीं पा रहा, ये डेटा तो आपने बताया ही नहीं था। तो अभी डीपीपी आपको मिलेगी, तो डीपीपी में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सम एक्स्ट्रा डिस्कशन विल बी देयर जो कि मैं वीडियो सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए भाई, तो ये कुछ बात हुई इंडिया में रोड डेवलपमेंट को लेके। फिर अच्छा और भी बात हुई। तो जैकर कमेटी का काम खत्म हो गया। अब हुआ कि अब बिल्कुल देश आजादी की कगार पे था। तो 1947 को देश आजाद हो गया, माहौल बन चुका था, माहौल एकदम सेट था। तो अब ये हुआ कि भाई एक काम करो, बताओ, अच्छा फाइनली बताओ रोड को डेवलपमेंट करने का क्या प्लान है। तो उस समय तो ऐसा पूरा इंडिया तो फॉर्म हुआ नहीं था। उस समय छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे कानपुर के राजा है, तुम अपने शहर के राजा। रियासतें चल रही थी कि नहीं चल रही थी? कुछ ऐसी जगह थी जहां पर ब्रिटिश का पूरा पूरा कंट्रोल था। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हर रियासत से जो सिविल इंजीनियर साहब हैं, जो चीफ इंजीनियर हैं उस रियासत के, अरे होते थे उस जमाने में भी इंजीनियर, उनको बुलाओ और एक जगह बैठ के बातचीत कर लेते हैं। एक जगह बैठ के बातचीत कर लेते हैं कि कैसे रोड का डेवलपमेंट होगा, क्या क्या करा जाए। तो आने वाले 20 साल की प्लानिंग करी गई और जहां पर ये सभी चीफ इंजीनियर्स अलग अलग रियासतों के बैठकर मिले, बातचीत हुई, उसी जगह के नाम से इन इन प्लान्स को भी जाना जाता है। तो पहली बार ऐसी जो मीटिंग हुई बेटा, वो हुई नागपुर में। तो अब हम बात कर रहे हैं 20 ईयर्स रोड प्लान की। पहला जो प्लान था हमारा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट रोड प्लान। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रोड प्लान। तो नागपुर में सब लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि 1943 से लेके 1963 तक हम क्या करने वाले हैं। 1943 से लेके 1963 तक हम रोड के डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग रखते हैं, क्या विजन रखते हैं, उसकी बातचीत करते हैं। तो इन्होंने बोला जो रोड की डेंसिटी है थ्रू आउट द कंट्री, अगर हम बात करें तो 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कम से कम 16 किलोमीटर की लेंथ हम बना देंगे रोड की, ऐसा विजन रखा गया। ठीक है, 100 किलोमीटर का अगर एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो कम से कम लेंथ वाइज 16 किलोमीटर की रोड होनी चाहिए उस जगह में। ठीक है, अगला इन्होंने बोला टोटल जो रोड की लेंथ हम अचीव करेंगे 20 साल में, वो होगी 2 लाख किलोमीटर। 2 लाख किलोमीटर रोड हम बना डालेंगे, रोड्स हम बना डालेंगे आने वाले 20 साल में, ऐसा डिसाइड किया गया नागपुर रोड प्लान में।
स्टार एंड ग्रिड पैटर्न का यूज करेंगे रोड के डेवलपमेंट के लिए। स्टार और ग्रिड पैटर्न का यूज करेंगे। अभी के पैटर्न क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे आज ही की क्लास में। और रोड को डेवलप करने के लिए जाहिर सी बात है अलग अलग तरीके की रोड्स अगर हमारे पास क्लियर होगी, प्रायोरिटीज क्लियर होगी, तो हम इजिली मैनेज कर पाएंगे। तो इन्होंने रोड को 5 तरीके से क्लासिफाई कर दिया। इन सब की लेंथ को, कितना लेंथ किसकी एनएच की बनाएंगे, कितना लेंथ एसएच की बनाएंगे, कितना एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, कितना अर्बन पॉपुलेशन है, वेरियस एन फैक्टर्स वर देयर जिनके फॉर्मूलाज के बेसिस पे इनकी लेंथ को कैलकुलेट किया गया था। इन द क्लास वी आर नॉट डिस्कसिंग दोज फॉर्मूला, इन द क्लास वी आर नॉट डिस्कसिंग दोज फॉर्मूला, बट यस they have used certain formula to calculate the length of the different categories of the road. तो अगेन इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन योर डीपीपी, तो वहां पर हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि बट यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ऐसे फॉर्मूले थे, बट हमारे लिए यहां पर रिलीवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो इन्होंने क्या बोला बेटा कि हम रोड को डिवाइड करते हैं 5 कैटेगरी में, एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर और वीआर। एनएच स्टैंड्स फॉर द नेशनल हाईवे, NH stands for the national highway, SH stand for the state highway, MDR stands for the major district road, ODR stands for the other district road, और VR stand for the village road, विलेज रोड। ये क्लासिफिकेशन किया गया रोड का। बफरिंग हो रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार बताना। तो अगर कोई ऐसा बीच में बफरिंग का इशू हुआ करे तो एक बार रिफ्रेश कर लिया करो बिफोर कमेंटिंग बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लिया करो। क्लियर है? चलिए चलिए भाई आगे बातचीत करते हैं। सर ये नेशनल हाईवे क्या होते हैं? अरे अलग अलग स्टेट को कनेक्ट करने वाली रोड, ऐसी रोड जो एक से ज्यादा स्टेट्स को कनेक्ट करे, क्या हम उसको नेशनल हाईवे बोल सकते हैं? क्या हम उसको नेशनल हाईवे बोल सकते हैं? यस और नो? ऐसी रोड जो स्टेट के मेजर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करे। अब देखो इसका मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी किसकी है? मेंटेनेंस की, कंस्ट्रक्शन की। नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब फॉर एग्जांपल यूपी की बात करें तो यूपी के जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कनेक्ट करने वाली जो रोड होगी उसको बोलने वाले हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे ये मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का काम होगा स्टेट गवर्नमेंट का। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन को मार्केट प्लेस से, आपके शहर में जो पॉपुलेशन, शहर की पॉपुलेशन है उसको मार्केट प्लेस से कनेक्ट करने वाली रोड, जो मेन आपके सिटी के पॉइंट्स हैं वहां तक कनेक्ट करने वाली रोड को हम लोग बोलते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। उस रोड को हम लोग बोलने वाले हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अर्बन पॉपुलेशन को मार्केट प्लेस से कनेक्ट करने वाली रोड को हम लोग बोलते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है? रूरल पॉपुलेशन जो है उसको मार्केट प्लेस से कनेक्ट करने वाली रोड को हम लोग बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। और जो विलेजेस में रोड है, गांवों को कनेक्ट करने वाली जो रोड है, गांवों में जो रोड है, उनको हम लोग बोलते हैं विलेज रोड। तो इस तरीके से रोड का क्लासिफिकेशन किया गया एज पर द नागपुर रोड प्लान। कोई दिक्कत किसी को क्लासिफिकेशन में? कोई दिक्कत किसी को क्लासिफिकेशन में? तो ये कुछ की फीचर्स थे आपके नागपुर प्लान के। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट 20 ईयर प्लान। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा फर्स्ट 20 ईयर प्लान।
एक बार जरा चैट बॉक्स में दिखा दो। एक बार जरा चैट बॉक्स में एनर्जी का ट्रांसफर कर दो। बिल्कुल, टोटल लेंथ ऑफ द रोड वॉज 2 लाख किलोमीटर, टोटल टारगेटेड लेंथ वॉज 2 लाख किलोमीटर। और इनकी कितनी इंडिविजुअल लेंथ होगी, दैट वॉज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज जो कि प्रिपेयर किए गए, जो कि यूज किए गए फॉर द रोड लेंथ कैलकुलेशन इन द केस ऑफ नागपुर रोड प्लान। ठीक है, मकबूल। सोना नहीं है अभी। ठीक है, एमडीआर मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अर्बन पॉपुलेशन को मार्केट प्लेस से कनेक्ट करने वाली रोड। अर्बन पॉपुलेशन को मार्केट प्लेस से कनेक्ट करने वाली रोड, रूरल पॉपुलेशन को मार्केट प्लेस से कनेक्ट करने वाली रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। चले आगे। विलेज रोड, गांवों में विलेजेस को कनेक्ट करने वाली रोड को आपने बोला विलेज रोड। तो सुना होगा आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सुना है? अरे एक बार ऐप पर अपलोड हो जाएगा रतनदीप डीपीपी, तो लगा रहेगा, हटेगा थोड़ा। तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं इन फॉर्मूला से रिलेटेड, वो क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी में। तो डीपीपी में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, डोंट वरी फॉर दैट। डीपीपी में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जो कि कुछ एग्जाम्स में फ्रीक्वेंट इस टॉपिक से आते रहते हैं, उसके बारे में बातचीत कर लेंगे। क्लियर है? बिल्कुल, आने वाले 20 साल में टोटल टारगेट जो लेंथ थी वो 2 लाख किलोमीटर था थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री। अगला जो प्लान था बेटा, अब मुद्दा क्या हुआ कि ये जो प्लान था ये 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया। नागपुर 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 रोड प्लान जो था तुम्हारा, उसका जो टारगेट थे वो सभी टारगेट 2 साल पहले ही 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गए। तो जैसे कंप्लीट हो गए, दोबारा मीटिंग हो गई, नए टारगेट बनाओ। अब ऐसा थोड़ा है कि 63 तक की प्लानिंग थी तो अब बैठे रहेंगे। अरे भैया, अगर 61 में ये कंप्लीट हो गए तो और दोबारा मीटिंग कर लेते हैं। तो अगला प्लान आया 61 से 81 के लिए। ये जो मीटिंग हुई बेटा वो बॉम्बे में हुई, उस समय इसका नाम था बॉम्बे, अभी मुंबई बोलते हैं, उस समय इसका नाम था बॉम्बे। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ बेटा, बॉम्बे रोड प्लान में डिसाइड किया गया अब डेंसिटी को जरा बढ़ाओ। तो टारगेट डेंसिटी को बढ़ा दिया गया। अब बोला गया कि हम 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, हम इतनी डेंसिटी को अचीव करने की कोशिश करेंगे 1981 तक। इतनी डेंसिटी को अचीव करने की हम लोग कोशिश करेंगे। 10 लाख किलोमीटर की रोड बना डालेंगे अब आने वाले 20 साल में। आने वाले 20 साल में अब हम 10 लाख किलोमीटर की रोड बना डालेंगे। और एक कैटेगरी और ऐड कर दी गई, 1600 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे भी बनाएंगे, ऐसा भी डिसाइड किया गया। 1600 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे भी बनाएंगे, ऐसा भी डिसाइड किया गया। तो अब जो रोड के क्लासिफिकेशन था, अब जो रोड का क्लासिफिकेशन था वो कुछ ऐसा हो गया। तो एक्सप्रेस वे ऐड कर दिए गए, और बाकी जो तुम्हारे थे ही एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर एंड वीआर। तो नाउ रोड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी: एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस वेज,
नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो अब ये क्लासिफिकेशन हो गया, ये प्लान था, दैट वाज द सेकेंड 20 ईयर प्लान, दैट वाज द सेकेंड 20 ईयर प्लान, या फिर इसको बोल सकते हो बॉम्बे रोड प्लान, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बॉम्बे रोड प्लान। अगला जो मीटिंग हुआ वो हुआ अपने शहर के पास लखनऊ में। डेंसिटी का बेटा फॉर एग्जांपल ये 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो टोटल 32 किलोमीटर की लेंथ बनाएंगे। ये डेंसिटी का मतलब है, ये डेंसिटी का मतलब है, ठीक है। तो लखनऊ रोड प्लान में क्या डिसाइड किया गया, पहले तो टाइम पीरियड, डेंसिटी को बढ़ा दिया गया 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की डेंसिटी को हम अचीव करेंगे। 27 लाख किलोमीटर रोड बना डालेंगे। अब रोड का क्लासिफिकेशन का तरीका बदल दिया गया। अब रोड का क्लासिफिकेशन का तरीका क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। रोड को क्लासिफाई किया गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैटेगरी में। रोड को क्लासिफाई किया गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैटेगरी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राइमरी में इन्होंने बोला कि हम रखेंगे एक्सप्रेस वे और एनएच को, सेकेंडरी में हम लोग रखेंगे एसएच और एमडीआर को, और टर्सरी कैटेगरी में रखेंगे ओडीआर और वीआर को। तो अभी तक जो एक जनरल क्लासिफिकेशन था एक्सप्रेस वे, एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर, वीआर, इन द केस ऑफ लखनऊ रोड प्लान ये तरीका बदल दिया गया, इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में चेंज कर लिया गया। क्लियर है? तो ये फीचर्स थे आपके लखनऊ रोड प्लान के। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैटर्न। जो अभी आपने देखा था पैटर्न, देखो जितनी भी पुरानी सिटीज है, जितनी भी पुरानी सिटीज हैं जो कि वेल प्लान्ड सिटी नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो गई है, तो अब उसमें पैटर्न में कुछ चेंज हम कर नहीं सकते। अब उसके रोड के पैटर्न्स में हम कोई चेंज कर नहीं सकते। लेकिन जितनी भी नई सिटी आप बना रहे हैं, नया टाउन आप डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पर आप अपने रोड नेटवर्क के पैटर्न को फिक्स कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छी सिटी, वेल प्लान्ड सिटी की अगर बात करें मॉडर्न सिटीज में, तो आपने सुना होगा चंडीगढ़, यस और नो। पुरानी सिटीज में अगर सबसे अच्छी प्लानिंग की बात करें तो वो सिटी है जयपुर, यस और नो। तो यहां पर हमें कुछ खास नहीं जानना है, हम यहाँ पर अलग अलग रोड पैटर्न्स देखना चाह रहे हैं। जैसे रेक्टेंगुलर और ब्लॉक, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक। तो देखो कैसा होता है, ये ब्लॉक है, तो दिस इज द रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर, तो लो तो रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड। तो रेडियल और स्टार एंड ग्रिड, तो अगर आप इस तरीके से रोड को डेवलप कर रहे हैं तो दिस इज द रेडियल और स्टार एंड ग्रिड, समथिंग लाइक दिस। हेक्सागोनल रोड, हेक्सागोनल रोड पैटर्न, हेक्सागोनल मिनिमम ट्रेवल पैटर्न। तो दीज आर सम कॉमन पैटर्न्स, दीज आर सम कॉमन पैटर्न्स जो बस आपको पता होने चाहिए। नागपुर रोड प्लान में ये स्पेसिफाई किया गया था कि वी विल डेवलप द रोड एज पर द रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। तो यही एक क्वेश्चन है जो आपके इन प्लान से रिलेटेड जनरली आता रहता है। ये क्वेश्चन गेट में 2 बार आया है, गेट में 2 बार एक क्वेश्चन आया। मैंने बोला ना इस चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, तो 2 बार तो सेम क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट। एक बार पूछा गया है कि नागपुर रोड प्लान वाज बेस्ड ऑन, नागपुर रोड प्लान वाज बेस्ड ऑन, तो ये सारे पैटर्न्स दिए गए थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। दूसरा उन्होंने एक सवाल पूछा है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न वाज यूज्ड इन, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न वाज यूज्ड इन
द आंसर इज गोइंग टू बी द नागपुर रोड प्लान। तो ये कुछ बेसिक जानकारी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, दैट यू शुड नो। लास्ट टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाईवे सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वेस फॉर हाईवे लोकेशन। जब कभी भी हम किसी भी रोड की लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं, जब कभी भी हम किसी भी रोड की लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से सर्वेस करने पड़ते हैं। सर्वे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सर्वे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। तो रोड का अलाइनमेंट सेलेक्ट करने के लिए, रोड की लोकेशंस को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से सर्वे हमें करने पड़ेंगे ये बताते हैं। देखिए, तो एक एग्जांपल से लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, एक सिटी ए है, ये सिटी बी है, ये सिटी सी है, ये सिटी डी है। अब इन सभी सिटी को कनेक्ट करते हुए आपको रोड बनानी कोई, तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, इस तरीके से रोड बना दो। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या अवेलेबल है कि फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द रोड समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से रोड बना सकते हैं। यस और नो, अरे बोलो। वन मोर ऑप्शन इज देयर, वी कैन प्रोवाइड द रोड समथिंग लाइक दिस, हम इस तरीके से भी रोड बना सकते हैं, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। मतलब इन सभी प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए केवल इकोनॉमी कंडीशन नहीं है, केवल इकोनॉमी कंडीशन नहीं है बेटा, कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कल हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, किसी भी रोड की यूटिलिटी को डिफाइन करेंगे, किसी भी रोड की यूटिलिटी को डिफाइन करेंगे। और रोड की यूटिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग पॉपुलेशन को भी कंसीडर करते हैं और साथ साथ गुड्स के मूवमेंट को भी कंसीडर करते हैं। साथ साथ गुड्स के, कितना गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहा है, इस पॉइंट को भी कंसीडर करते हैं। तो कनेक्टिविटी, समटाइम्स कनेक्टिविटी में भी द इशू। तो देखो, अगर आप किन्हीं भी प्लेसेस के बीच में रोड प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि सबसे पहले आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी मैप स्टडी। एक ऐसा मैप लाओ, एक ऐसा मैप लाओ, एक ऐसा मैप लाओ जिसमें मैं एक साथ इन प्लेसेस को देख पाऊं और क्या क्या वेरियस ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसको हम लोग फिगर आउट कर पाए। व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल विद अस, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। उसके लिए फर्स्ट वी नीड टू परफॉर्म द मैप स्टडी। क्लियर है बेटा? फर्स्ट वी नीड टू परफॉर्म द मैप स्टडी। अब मैप स्टडी के बाद हम लोग क्या करेंगे? देन वी विल गो फॉर द रिकनेंस सर्वे। अब रिकनेंस सर्वे का मतलब क्या होता है? हम किसी भी तरीके का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट बाय सिंपली रफ एस्टिमेशन, रफ ऑब्जर्वेशन, चीजों को देखकर जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप बोलते हैं रिकनेंस सर्वे। उसको आप बोलते हैं बेटा रिकनेंस सर्वे। तो वंस वी आर डन विद द मैप स्टडी, एक बार जब हमने मैप स्टडी वाला काम कंप्लीट कर लिया है, देन वी विल गो फॉर द रिकनेंस सर्वे। फिर हम लोग रिकनेंस सर्वे की बात करेंगे। तो आप गए और आपने इन सभी प्लेसेस को, सभी ऑप्शंस को, ऑप्शन 1 2 3 को देखा। अब मान लो कोई एक कोई ऐसा फीचर था जो इस रोड पे यहां पर एज ए ऑब्स्ट्रक्शन था। आपने देखा कि यार इसको अगर ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं तो इस फीचर को हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। और मान लो उसमें कॉस्ट बहुत हाई है, तो ये तो ऑप्शन फिर निकल गया ना। तो जस्ट बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन आपने इस प्लेस को विजिट किया, जो डेटा मिला, इसको बोलते हैं आप रिकनेंस सर्वे। इसके बेसिस पे आप क्या कर लेंगे? कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल गो फॉर द मैप स्टडी, देन वी विल गो फॉर द रिकनेंस सर्वे। रिकनेंस सर्वे के बाद अगर हम संतुष्ट हो गए हैं कि चलो भाई ये दो ऑप्शन है,
ये दो ऑप्शन अब हमारे पास बचे हुए 1 एंड 2। अब इनके लिए क्या कर लेते हैं, अब इनके लिए प्रिलिमिनरी सर्वे स्टार्ट करते हैं। अब प्रिलिमिनरी सर्वे में जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल सॉइल की प्रॉपर्टीज है, अलग अलग पॉइंट के आरएल क्या है, क्रॉस सेक्शंस क्या है, लेवल्स क्या है, ये चीजें आप करेंगे। रिकनेंस का मतलब है कलेक्टिंग द डेटा, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट एनी मेजरमेंट। आप समझे? जैसे मान लो तुम किसी ग्राउंड में गए, तो बिना किसी मेजरमेंट के तो ये बता सकते हो देख के कि ये ग्राउंड की सरफेस लेवल है या फिर अनइवन है, अंडुलेटेड है। कितना अंडुलेटेड है ये जानने के लिए तो आपको लेवलिंग करना पड़ेगा। ये जानने के लिए तो आपको डेटा रिक्वायर्ड है। जैसे मैं गया, मैंने किसी ग्राउंड को देखा, एक ग्राउंड ऐसा दिख रहा है प्रोफाइल और एक ग्राउंड ऐसा दिख रहा है। मैप स्टडी की हेल्प से बेटा आपने सारे ऑप्शंस, जो जो पॉसिबल ऑप्शंस थे उनको आइडेंटिफाई किया था। मैप स्टडी की हेल्प से इन सभी प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए जो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे उनको आपने मार्क किया था ऑन द मैप। तो मैं बात कर रहा था कि अगर ये फॉर एग्जांपल दो ग्राउंड प्रोफाइल है, तो मैं बिना मेजरमेंट के भी तो ये बता सकता हूं कि ये लेवल सरफेस है और ये अंडुलेटेड सरफेस है, अनइवन सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। अब ये कितनी कर्व है इसके लिए तो फिर मुझे मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो रिकनेंस सर्वे का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा विदाउट एनी मेजरमेंट। अब समझ गए? कलेक्शन ऑफ डेटा विदाउट एनी मेजरमेंट, यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा with the help of the simple observations। रफ एस्टिमेशन बोलते हैं इसको। रिकनेंस सर्वे से जो डेटा मिलेगा आपको वो रफ डेटा होगा, एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, क्योंकि एक्यूरेट डेटा तो मेजरमेंट करने के बाद ही पता चलेगा ना। एक्यूरेट डेटा तो मेजरमेंट करने के बाद ही पता चलेगा ना बेटा। यस और नो? बोलो। एनी अदर डाउट टू एनीवन? एनी अदर डाउट टू एनीवन टिल नाउ? तो फर्स्ट वी विल गो फॉर द मैप स्टडी, सेकंड वी विल गो फॉर द रिकनेंस सर्वे। अब जो फाइनली आफ्टर द रिकनेंस सर्वे, आफ्टर द रिकनेंस सर्वे अब जो आपके पास ऑप्शंस बचे हुए हैं, अब उनमें आप क्या कर लीजिए, प्रिलिमिनरी सर्वे कर लीजिए। क्या हो गया इसको? तो प्रिलिमिनरी सर्वे का मतलब क्या हो गया, सॉइल की प्रॉपर्टीज को असेस कर लीजिए, आरएल्स को कैलकुलेट कर लीजिए, सर्वे वर्क कर लीजिए। नो एक्चुअली यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम मेजरमेंट्स टू कलेक्ट द डेटा। ऐसे सर्वे को हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे। वंस यू हैव कलेक्टेड द डेटा, अब मान लीजिए इस ऑप्शन में सॉइल की प्रॉपर्टीज जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रही हैं। सॉइल की जो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है रोड कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे हैं। इन द केस ऑफ ऑप्शन नंबर 1, देन यू हैव ओनली वन चॉइस, यू शुड गो फॉर द ऑप्शन नंबर 2। सो आपने एक हाईवे की लोकेशन को, एक हाईवे के अलाइनमेंट को सेलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी। वंस द ऑप्शन इज फाइनल, एक बार जब ये ऑप्शन फाइनल हो गया है, देन यू विल गो फॉर द फाइनल एंड डिटेल्ड सर्वे। तो जितना भी एस्टिमेशन का काम होगा, प्रिपरेशन ऑफ द डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो सब आप इस यहां पर इस स्टेप में करेंगे। दैट विल बी द लास्ट स्टेप। सवाल ये है कि सर आपने जो बताया है इससे सवाल कैसे आते हैं, ये समझ लेते हैं कि सर ये जो टॉपिक अभी आपने डिस्कस किया है इससे सवाल हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं। तो बेटा दो तरीके के सवाल आपको यहां से देखने को मिलेंगे, यहां से दो तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे बिल्कुल। एक तो इनकी क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी क्या है तो दे दिया जाएगा कि भैया ये 1 2 3 4 इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो आप बोलोगे 1, फिर बोलोगे 2, फिर बोलोगे 3, फिर बोलोगे 4। तो दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी। दूसरा एक सवाल यहां से पूछ लिया जाता है कि मैंने रोड के अलाइनमेंट के लिए, रोड के लोकेशन के लिए सर्वे किया
और मैंने उस सर्वे में सॉइल का कुछ डेटा कलेक्ट किया है, तो सॉइल की सैंपलिंग इनमें से किस स्टेप में की जाएगी? पॉइंट्स के एलिवेशन का मेजरमेंट्स इनमें से किस सर्वे में किया जाएगा? बता पाओगे? बता पाओगे यस और नो? बता पाओगे यस और नो? तो यस, सॉइल सैंपल कलेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द आरएल दैट वी हैव परफॉर्म्ड इन द केस ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे, ये सब कुछ हम लोगों ने किया था प्रीलिमिनरी सर्वे में। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द वन टॉपिक, एक टॉपिक के बारे में हम लोग और बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द यूटिलिटी ऑफ रोड। तो रोड की यूटिलिटी के बारे में बातचीत करेंगे। एक सवाल आपके गेट में यहां से भी आया हुआ है और एक सवाल मैंने आपको डीपीपी में भी दिया हुआ है इसी से रिलेटेड। तो यू विल फाइंड वन गुड क्वेश्चन इन योर डीपीपी रिलेटेड टू द यूटिलिटी ऑफ द रोड, और इसके बेसिस पे हाउ वी कैन सेलेक्ट द प्रायोरिटी ऑफ द रोड, व्हाट इज द अप्रोच, किसी भी रोड की यूटिलिटी को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करने के लिए क्या अप्रोच होगी, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई होप दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1, दैट वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। और एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना इंपॉर्टेंट है और जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक में जो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। सर मुझे डाउट था, क्या डाउट है बोलो बेटा, बोलो क्या डाउट है? What is your doubt? If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query. Tomorrow classes timing is updated on the app. ऐप में आपको पूरा प्लानर मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्लास होने वाली है। तो कल आपकी आई थिंक 4 क्लासेस है। हाँ हाँ, याद रहेगी ना बेटा, अभी अभी जस्ट आपने क्लास अटेंड की है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप इस क्लास के नोट्स बनाएंगे, की पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, आज ही अगर करेंगे तो कैसे भूल जाएंगे? और नहीं होगा तो ये पीडीएफ तो आपके पास अवेलेबल है ना, ये पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वी हैव लिमिटेड फंड रतनदीप, तो हमें रोड की प्रायोरिटीज को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि उसी हिसाब से हम उनका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कर पाए। तो उसी प्रायोरिटी को समझने के लिए वी विल डिस्कस अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द रोड, रोड की यूटिलिटी को मेजर करेंगे, देन वी कैन कंक्लूड, व्हेन वी कैन कमेंट ऑन द प्रायोरिटी। वॉट एवर वॉज इंपॉर्टेंट दिपिन दैट वी हैव डिस्कस्ड, डोंट वरी। है तो बहुत कुछ यार, है तो बहुत कुछ। नहीं नहीं, अगले 20 साल की लेंथ है ये रमन, हर अगले अगले 20-20 साल की लेंथ है ये। हाँ हाँ, सबका डाउट सॉल्व कर रहे हैं, एक एक करके ही करेंगे ना रवि मेरे लाल। बेटा देखिए, अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा मकबूल इन्वायरमेंट की। डोंट गेट पैनिक, परेशान मत हो। देखो परेशान हो गए तो जो करंट सब्जेक्ट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ट्राई करो, कोशिश करो कि जब भी फ्री टाइम मिले धीमे धीमे पुरानी क्लासेस को कंप्लीट कर लो, टाइम को मैनेज करो। बेटा वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड जो आपके क्वेरी है वो ऑलरेडी टेक्निकल टीम तक पहुंच चुकी हैं। आई थिंक टीम इज वर्किंग ऑन दैट। कोई अपडेट आएगा तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आपके पास ही आएगा, सबसे पहले ऑप्शन आपके पास ही आएगा बेटा। नहीं बेटा अभिषेक नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू प्रदीप, थैंक यू। तो बस एक बार जल्दी से चैट बॉक्स को कर दिया जाए, फिर मिलते हैं कल।
एंजॉय हो रहा है? बिल्कुल एंजॉय होगा बेटा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। थोड़ी सी मेहनत आप लोग करते रहिए, रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान देते रहो, बाकी सब हम देख लेंगे। ठीक है, चलो, बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ, मेरे को भी। ठीक है, मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। पूरी एनर्जी को मेंटेन रखेंगे, कल आपकी लॉन्ग क्लासेस है, कल आपकी ज़्यादा क्लासेस है। ठीक है, तो कल काफ़ी कुछ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट वी विल कंप्लीट द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड पार्ट। तो क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट होंगे किस क्लास में, उसका पूरा डिटेल प्लानर अपडेटेड, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा। यू विल गेट द पीडीएफ ऑन द पीडब्ल्यू ऐप। डीपीपी आपको मिलेगी, डीपीपी के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए। डोंट गेट पैनिक, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कुछ क्वेश्चन इंटेंशनली अपार्ट फ्रॉम द क्लास आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए डेटाबेस क्वेश्चन आपको फर्स्ट डीपीपी में प्रोवाइड किए गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि सर ऐसा कोई डिस्कशन तो हुआ नहीं है। वो डेटाबेस क्वेश्चन है, उनको हम लोग वहां पर और अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा। थैंक यू।